मैं डीके मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाइट यानी प्रकाश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। ये लगभग 100 प्लस प्रश्न होंगे, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि आपको बता दूं प्रकाश एक ऐसा चैप्टर जिससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो इसको वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। बिना स्किप कर करके देखेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटोन? तो आप बताओ, प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना उसे क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो आप बताएंगे प्रकाश जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि ध्वनि क्या है? ध्वनि कहा जाएगा तो ध्वनि जो है एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगे कैसे चलती हैं? तो आप बताएंगे लंबवत चलती हैं, लंबवत चलती हैं। जबकि ध्वनि तरंगे कैसे चलती हैं? तो समांतर गमन करती हैं, समांतर अनुप्रस्थ तरंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला न्यूटन द्वारा, दूसरा हाइगन्स द्वारा, तीसरा प्लांक द्वारा, चौथा फैराडे द्वारा। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत आपको बता दें किसने दिया था, तो आप बताएंगे हाइगन्स ने दिया था, हाइगन्स ने। जबकि प्रकाश का कण सिद्धांत पूछा जाए, कण सिद्धांत किसने दिया था प्रकाश का, तो आप बताएं न्यूटन द्वारा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर किस घटना के आधार पर अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो पहला है द्वि अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण या परावर्तन। तो आपको बता दूं कि ध्रुवण के कारण ही जो है पता चलता है कि प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? न्यूटन ने, हाइगन्स ने, मैक्सवेल ने। तो आपको बता दूं प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात किसने बताई थी? तो आप बताएंगे मैक्सवेल ने बताया था। किसने? मैक्सवेल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया था प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रोमाल्डी ने, यंग ने, मैक्सवेल ने या फोकाल्ट ने? तो इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। तो किसने सर्वप्रथम दिखलाया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रोमाल्डी ने दिखाया था प्रकाश एक प्रकार का क्या है, प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, किसने बताया था? तो आप बताएंगे ग्रोमाल्डी ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप बताएंगे किसने? तो आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश के विद्युत प्रभाव का तो आइंस्टीन बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो आपको पहला है विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन या अपवर्तन। आपको तो ध्रुवण मीन्स होता है पोलराइजेशन, मतलब कहीं चकाचौंध, चकाचौंध ध्वनि में उत्पन्न नहीं की जा सकती, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चकाचौंध ध्वनि में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? चिकने पृष्ठ से तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, कि परावर्तन, की विवर्तन, की प्रकीर्णन? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, यानी प्रकाश का परावर्तन। चलते हैं। प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है? तीक्ष्ण है, परिगामी है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है? तो इस घटना से क्या पता चलता है? तो प्रकाश की तरंगे क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल है। अनुप्रस्थ यानी लॉन्गिट्यूड, सॉरी ट्रांसवर्स है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रस्थ। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमन ने या माइकलसन ने? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन ने ज्ञात किया था। जबकि ध्वनि का वेग सबसे पहले किसने दिया? जब ध्वनि का वेग की बात होगी तो सबसे पहले किसने ज्ञात किया ध्वनि का वेग? तो आप बताएंगे न्यूटन ने ज्ञात किया था। वायु में ध्वनि की चाल बहुत ऊंची आती है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। और प्रकाश की वेग सर्वाधिक किसमें होती है? तो ठोस में। कितने होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका उत्तर रोमन। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? देखिए, हीरे में, निर्वात में, पानी में या कांच में? तो प्रकाश हमने बताया था कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निर्वात में। जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल क्रमशः किसमें? तो आपको बता दूं सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो आप बताएंगे, अच्छा प्रकाश की चाल पूछा गया, प्रकाश की चाल किसमें होती है? सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात या गैस में। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद द्रव में होती है। और उसके बाद सबसे कम किसमें होती है प्रकाश की चाल? तो सबसे कम ठोस में होती है। तो बताए ठोस यहां पर कहां पर दिख रहा है? तो ठोस पहले नंबर पे जहां दिख रहा है उसको काट दो। देखो, हीरा हो नहीं सकता, ठीक है, फिर कांच नहीं हो सकता, फिर
तो सबसे इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल होगा, फिर कांच होगा, फिर हीरा होगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी को आने में 1.38 मिनट 8 सेकंड या 1.3 सेकंड और 1.28 सेकंड या 100 सेकंड। तो आपको बता दूं कि प्रकाश का आने में चंद्रमा की पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड या 1.8 सेकंड हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को धरती की तरह सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो आप इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में करते रहें। तो एग्जैक्ट होता है 8 मिनट क्या होता है 16 सेकंड, या कभी कभी होता है 20 सेकंड भी रहता है। तो 8 मिनट 16 सेकंड 18 सेकंड कहां पर भी है, तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन सी में करेक्ट हो जाएगा, 8 मिनट 18 सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है पूछा जाए, प्रकाश की गति कितनी होती है अभी बात। तो प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है, तो कि इसका आंसर क्या होगा 3 × 10⁸ इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा, 3 × 10⁸ यहां पर लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तब करेक्ट हो जाएगा। तो इसका यही भी ऑप्शन हम करेक्ट कर लेते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण का समय सूर्य में कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो वर्णमंडल, किरीट, प्रभामंडल या कोई भाग नहीं। तो आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई पड़ता है, यानी किरीट दिखाई पड़ता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने समय तक लगता है? तो पहला 250 सेकंड, 246 सेकंड, 500 सेकंड या 600 सेकंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है 460 सेकंड लगभग समय तक लगता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में, बृहस्पति उसी रेखा में ना हो। तो आपको बता दूं सूर्य निकलता है तो क्या छा जाती है, समा छा जाती है, ऐसे याद करना है। तो पहले क्या हो, बीच में क्या हो, मून हो। देखिए मून कहां पर दिख रहा है, चंद्रमा बीच में हो, तो इसका मतलब ऑप्शन ये। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण को शाम को लगता है, चंद्र ग्रहण शाम, ऐसे याद कीजिए। तो जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी अर्थ बीच में हो। इस ट्रिक के माध्यम से आप बड़े आराम से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बड़े आराम से। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? चंद्र ग्रहण तो चंद्रमा, अच्छा चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर लगता है ना, तो इसको कैसे रिलेट कर लेंगे आप? चंद्र ग्रहण चंद्रमा में, चंद्रमा तो चंद्रमा और पूर्णिमा आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जबकि सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है, तो अमावस्या के दिन लगता है। चलते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है अभी बात हो चुकी है, प्रतिपदा अमावस्या के दिन लगता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है थोड़ा उठा हुआ। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस घटना के द्वारा वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है? तो जहां पर भी भ्रम हो पूरी तरह से वहां पर विवर्तन ही होगा। तो आप बताएं, अपवर्तन ही होगा। तो इसका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन किस गुण के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये भ्रम है, मुड़ती नहीं है। तो जहां भ्रम हो वहां पर अपवर्तन ही होगा। इसको हम बिना समय बर्बाद किए इसको डायरेक्ट आंसर करते चलते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह सीधी दिशा में चली जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब से दूर चली जाती है। विरल से सघन माध्यम जाती है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, या वायु से कांच में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, हीरे से कांच में जब जाती है तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। चलते हैं, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का वायुमंडल के सूर्य की किरणों का जल की बूंदों द्वारा परिवर्तन, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का धूल कणों द्वारा परिवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का ध्रुवण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का प्रकाश, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों में परिवर्तन। बरसात के बाद ही इंद्रधनुष बनता है। मृग तृष्णा का उदाहरण क्या है? मृग तृष्णा या मृग मरीचिका का उदाहरण क्या है? तो आप बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग क्या होता है कि मरुस्थली एरिया में रेत जब चमक रहे हो तो उसी को देख के समझता है पानी पूरे मरुस्थल में घूमता रहता है पानी के चक्कर में। इसी घटना को क्या कहा जाता है, मृग मरीचिका कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी में किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन व्यतिकरण की घटना की, विवर्तन या ध्रुवण की घटना को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? पहला प्रकाश का परिकीर्णन, थर्मिक अपवर्तन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाशिक तंतु में
तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाशित तंतु यानी फाइबर ऑप्टिक्स कह सकते हैं इसको। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए या जल से कांच में जाए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कैसे होगा, जब कांच से वायु में जाए। चलते हैं, चटका हुआ कांच चमकीला क्यों परावर्तित होता है, तो क्या होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष में कुल कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर, 10 कलर, 12 कलर, 5 कलर। तो इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, तो आप बताएंगे 7 कलर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। तो क्या हो जाएगा, आकाश का रंग के कारण, जहां पर रंग का नीला लाल दिखाई देना होगा तो वहां पर प्रकीर्णन या रिफ्रैक्शन के कारण होगा। चलते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जलवाष्प। तो इसका उत्तर आप भी कमेंट बॉक्स में करते रहें। तो धूलकण जो होते हैं इसके विसरण के कारण होते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, गहरा नीला, लाल, काला या सफेद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, काला दिखाई पड़ता है, बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत हो, हमने कहा लाल और नीला जब भी कहे तो उत्तर प्रकीर्णन ही होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका उत्तर लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए लाल दिखाई। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, किस रंग का विक्षेपण यानी कि प्रकीर्णन सबसे अधिक, प्रकीर्णन किसका, वैज्ञानिक सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो आप बताएंगे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है, यह एक प्रकाशीय भ्रम है। इसका कारण परिवर्तन होता है, इसके कारण अपवर्तन होता है, इसके कारण प्रकीर्णन होता है। इसके कारण क्या होता है बच्चों, तो इसके कारण होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का उदाहरण है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के द्वारा, बहुलित अपवर्तन और प्रक्षेपण के द्वारा, अपवर्तन और प्रक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करते रहे। तो इसका मतलब परावर्तन तथा व्यतिकरण के द्वारा जो होता है, ये साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो चमकीले दिखाई पड़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, दृश्य अवलोकन के लिए बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण का। पश्च दृष्टि को देखने के लिए, मोटर कार में पश्च दृष्टि को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी पीछे की दृष्टि, ड्राइवर की बगल जो लगा होता है तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उसमें आप बताएंगे उसमें भी उत्तल दर्पण ही लगा होता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार। ये तो अवतल में अक्षर बड़ा है तो इस डॉक्टर क्या दांत को बड़ा देखने के लिए करता है, जब भी बड़ा देखने की बात होगी तो वहां पर कौन सा दर्पण होगा, तो आप बताओगे अवतल दर्पण ही होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे समतल दर्पण, गोलीय दर्पण या परवलयित कर सकते हैं समतल दर्पण। हेडलाइट में जब भी, हेडलाइट का काम क्या होता है, प्रकाश को फैलाना, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका परवलयाकार अवतल दर्पण। क्या अवतल दर्पण रहेगा, लेकिन उसके साथ परवलयाकार अवतल दर्पण आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें से कोई उत्तर था ही नहीं। चलते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाते हैं, दाढ़ी बनाना तो बाल को क्या करना है, आपको बड़ा बड़ा दिखाना, सिर को बड़ा दिखाना, तो जहां पर बड़ा दिखाने का होगा वहां पर अवतल दर्पण ही उत्तर हो जाएगा इसका। क्या दाढ़ी बनाने वाले में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं, कार चलाते समय आने वाले पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये बताइए, बड़े से ट्रक को एक छोटे से शीशे में दिखाया जाता है, इसका मतलब बड़े को छोटा करने का काम क्या है, किसका काम, तो बताएंगे उत्तल दर्पण का काम है, किसका, उत्तल दर्पण का काम। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासी उल्टा या आभासी सीधा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा बनता है, क्योंकि जो आंख में कौन सा लगा होता है, तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल लेंस में सदैव वास्तविक तथा उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है, तो आपको बता दूं प्रतिबिंब अनंत बनता है। क्वेश्चन ज्यादा है, लगभग 100+ है, तो इनको फास्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलते हैं, दो समतल दर्पणों को 90 अंश के कोण पर रखा जाए तो उनके मध्य मोमबत्ती जल रही हो, तो दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनेगा, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आपको बात बता दूं कि इसका सूत्र क्या होता है, 360/थीटा। थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ हम 90 डिग्री रख दे तो कितना, 9 चौक 36, और यदि सम आता है तो कितना घटा देते हैं, 1, और विषम संख्या आता है तो वही उत्तर हो जाता है, तो 4 में से 1 घटाएंगे कितना उत्तर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण के 60 अंश को कोण पर आना था तो बीच में खड़ा है तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो आप बताओ, मैंने अभी बताया क्या, 360/थीटा, थीटा का मान कितना दिया, 60, तो अब 1 0 कटेगा, 6 चौक 36, कितना आया, 5, 6 आया, और इसमें से सम आया तो घटा देंगे तो कितना आएगा, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उत्तर हो जाएगा 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अब सारी लेंस होता है
अभिसारी लेंस क्या होता है? तो इसका उत्तर आप बताएं। किरण फैलाता है, किरणों को एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अपसारी लेंस जो है किरणों को एकत्रित करता है। क्या करता है? एकत्रित करता है, ना कि फैलाता है। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। उत्तल को कहते हैं, अवतल को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा किसके? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या समतल अवतल दोनों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं? ऑप्टर में, डायोप्टर में, ल्यूमेन में, लक्स में। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डायोप्टर में। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 4 डायोप्टर। तो आपको बता दें धूप की क्षमता कितना होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। जब उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणों के रंगों में विभक्त, कितने रंगों में विभक्त हो जाती हैं? प्रकाश की किरणों, विद्युतीय, चुंबकीय तरंगे, प्रिज्म के 2 सतहों से किरणों के विचलन, प्रिज्म के 2 सतहों की किरणों का अपवर्तन, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन एवं भिन्न भिन्न होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। श्वेत रंगों को कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग जो है 3 रंगों, वैसे RGB से भी बनता है और 7 रंगों से भी बना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वैसे यहाँ उत्तर क्या होगा? 7 हो जाएगा। जब विबग्योर को समान अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या बनता है? तो आप बताएंगे सफेद बनता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? तो आप बताएंगे बैगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन या विचलन होता है। सबसे कम किसका होता है? तो आप बताएं लाल। ट्रैफिक में लाल रंग का क्यों प्रयोग होता है? कि लाल रंग का क्या होता है? तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, मतलब दूर से दिखाई पड़ता है तरंग दैर्घ्य अधिक होने। चलते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। तो अभी बात हुई कि सबसे कम विचलित या बिखरता है, तो आप बताएंगे लाल। सबसे अधिक कौन सा होता है? बैगनी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो आप बताएंगे RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू कहां पर है? तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा लाल, हरा और नीला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के वर्ण क्रम निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? सबसे अधिक न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका है? तो बैगनी का सबसे कम, सबसे अधिक किसका है? तो आप बताएंगे लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य है, यानी रेड का। चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसका तरंगदैर्घ्य अभी बात हुई तो लाल का सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम, क्योंकि विबग्योर से याद कर सकते हैं। आर का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य और विबग्योर रेड सबसे ऊपर तो उसका तरंगदैर्घ्य अधिक और बैगनी का वायलेट का सबसे कम। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा दिया जाए तो लाल वस्त्र दिखाई पड़ेगा। हरा विद्युत बल्ब लगा दिया जाए तो क्या होगा? लाल वस्त्र कैसे दिखाई पड़ेंगे? काले दिखाई। यदि कहा जाए कि किसी रिबन पे लाल टॉर्च, हरे रिबन पे लाल टॉर्च लगाया जाए तो रिबन कैसा दिखाई पड़ेगा? तो बताएंगे लाल। हरे पत्ती पे लाल टॉर्च लगाया जाए तो कैसा दिखेगा? पत्ती काला। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता लाल, नीला, हरा या पीला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म कर दिया जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरा दिखेगा। प्रकाश का रंग निश्चित करता है कौन? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। प्रकाश का रंग कौन निर्धारित करता है? तो बताएंगे तरंगदैर्घ्य जो प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 से सूर्य, 7 से 7 ऐसे करके याद कर सकते हैं। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता? किस रंग का दिखाई पड़ता वायुमंडल ना होता? तो आपको बता दूं वायुमंडल ना होता तो काला दिखाई पड़ता, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष जो सब काला ही दिखाई पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? काला। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात मिलाते हैं तो क्या बनता है? सफेद ही बनता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सफेद, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा भाग रेटिना की तरह कार्य करता है? फोटोग्राफिक कैमरे कौन सा भाग रेटिना की तरह? तो प्रकाश छिद्र, शटर, लेंस, प्रिज्म, फिल्म। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा फिल्म जो है कैमरे की उसकी तरह दिखता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? तो कैमरे में आप बता दूं उत्तल लेंस लगा होता है। हमारे आंखों में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? हमारी आंखों में उत्तल लेंस ही लगा होता है। मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? कार्निया पर, प्रतितालिका पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? तो आप बताएंगे रेटिना पर बनता है। किस पे? रेटिना पर। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब कैसा बनता है बताइए? उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब बनता है वास्तविक या उल्टा? वास्तविक या उल्टा? उत्तल लेंस पे, जबकि अवतल लेंस पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी तथा सीधा। जब भी देखिए दोनों को एक साथ लिख लीजिए। अवतल पे कैसा बनता है? आभासी और सीधा। अब कैसे याद करेंगे आप? देखिए अवतल में भी आ दिख रहा है और आभासी में भी आ दिख रहा है, तो दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। और जब अभी आभासी होगा तो सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, इतना याद रखना है। आभासी और सीधा बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंख के किस भाग का
भाग नियंत्रित होती है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा से? तो पहला रेटिना, कार्निया, आइरिस या आई बॉल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा आइरिस के द्वारा नियंत्रित होती है। चलते हैं, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से में प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। प्रतिरोपित किया जाता है यानी कौन सा आंख दान किया जाता है? तो आप बताएं कार्निया को दान किया जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर, यानी देखने के लिए स्पष्ट, आपको देखने के लिए किसी वस्तु को आप देख रहे पढ़ रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर आपसे आंख की दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा तो दृष्टि में कौन सा दोष है? तो दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा तो उसमें निकट दृष्टि दोष है, और नजदीक में नहीं देख पा रहा तो दूर दृष्टि दोष है। दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा तो निकट दृष्टि दोष, और नजदीक की नहीं देख पा रहा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को चश्मे का प्रयोग करता कौन सा? देखिए, निकट में 3 अक्षर तो अवतल में 4 अक्षर, ऐसे याद कर लीजिए, अवतल में 4 अक्षर, जबकि दूर में 2 अक्षर तो उत्तल में, ऐसे याद कीजिए, 3 अक्षर। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं, इन सबको याद कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, वस्तुएं तिरछी दिखाई देती, वस्तुएं उल्टी। आपका दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगी। और उल्टा, इसके उल्टा निकट दृष्टि दोष में हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लगा होता है? दूर दृष्टि में कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का लगा होता है, दर्पण लगा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णता को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? वर्णता एक प्रकार की, आपको बता दें, अनुवांशिक बीमारी है, किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त कौन सा लेंस होता है? जरा दृष्टि दोष तो अवतल लेंस, उत्तल दर्पण। तो इसका बता दूं, बाईफोकल लेंस, यानी उत्तल उत्तल दोनों बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष में किसका? बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं अभिन्दुकता। अभिन्दुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाईफोकल लेंस, बेलनाकार। तो अभिन्दुकता को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, व्यक्ति को धुंधला दिखाई पड़ने लगता है दोनों आंख से, तो इससे क्या होता है? सिलेंड्रिकल लेंस या बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? तो आप बताएंगे बेलनाकार लेंस का, यानी सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, तो बताएं प्रेसबायोपिया। तो इसका बता दें हाइपरमेट्रोपिया किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बताएंगे दूर दृष्टि दोष के लिए हाइपरमेट्रोपिया का प्रयोग किया जाता है। एक आदमी को 10 मीटर से अधिक की दूरी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती, मतलब ये दूर की वस्तु उसे दूर नहीं दिखाई पड़ती, इसका मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, उसे कौन सा हो जाएगा? तो उसको हो जाएगा मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष को। हाइपरमेट्रोपिया किसे बोलते हैं? तो दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? तो आप बताएंगे निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मायोपिया। चलते हैं, यदि 1 मीटर से कम की दूरी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो व्यक्ति किस दोष की पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, लाल होना, इनमें ये 1 मिनट की दूरी, तो इसका मतलब क्या है? निकट की वस्तु नहीं देख पाता, इसका मतलब इसमें क्या है? दूर दृष्टि दोष है, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखी जा सकती है, नजदीक की वस्तु देखी जाती है, पानी की गहराई मापी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो दूरबीन आपको बता दूं क्या है? तो दूरबीन से क्या करते हैं बताइए आप? तो दूरबीन से दूर की वस्तु देखी जाती है, दूरबीन और दूर की वस्तु देखी जाती है, इसको बड़े आराम से कोरिलेट कर सकते हैं। घड़ी किस साज में घड़ी बारीक पुर्जों को देखने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? फोटो कैमरा का, आवर्धक लेंस का, सूक्ष्मदर्शी का या दूरदर्शी का? तो आपको बता दूं कि संयुक्त इसका आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा? आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीव आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फोटो कैमरा का, सरल सूक्ष्मदर्शी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाश के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या दूरदर्शी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। साबुन को बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण दिखाई पड़ते हैं? पहला व्यतिकरण, प्रकीर्णन, विक्षेपण या विवर्तन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले चमकीले दिखाई पड़ते हैं। पानी से भरे तालाब को गहराई किसके कारण कम दिखाई पड़ती है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कम। तो उसका उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, प्रकीर्णन। तो जब भी भ्रम हो, तारे अपने जगह पे स्थिर हैं, ये हमारा भ्रम है, तो भ्रम जहां पर होगा अपवर्तन, हिलते नहीं है तारे, तो इसका उत्तर अपवर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकार के कांचों को कौन से एक परावैज्ञानिक किरणों को विक्षेपण कर सकता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, सोडा कांच, पायरेक्स कांच, चेना कांच, क्रोक्स कांच। तो आपको बता दूं इसमें कौन सा कांच का प्रयोग करके? आप बताओ। क्रोक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। जो धूप वाले चश्मे होते हैं उसमें किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो क्रोक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवलोकन होता है?
बैगनी नारंगी, नीला लाल, इंडिगो पीला या पीला बैगनी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका नीला और लाल। चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला में, हरा में, लाल में या पीला में? किसमें न्यूनतम ऊर्जा होती है? तो इसका उत्तर है नीले में सबसे कम ऊर्जा होती है। प्रकाश की गति के बीच से जाते हुए न्यूनतम है, किसमें सबसे कम होगी? तो बताए सबसे अधिक किसमें होती है? तो बताएं निर्वात में, उससे कम किसमें होती है? जल में। सबसे कम किसमें होती है? तो आप बताएं ठोसों में। तो ठोस यहाँ पर कहाँ कौन दिख रहा है? तो ठोस यहाँ पर कांच दिख रहा है, इसका मतलब कांच में सबसे कम गति होती है प्रकाश की। किसी तारे का रंग कैसे पता चलता है? तारे का रंग उसके ताप द्वारा पता कर किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आइंस्टीन ने E बराबर एम सी स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए था। E बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण के दो तक, ध्वनि के वेग से प्रकाश की वेग से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या किस स्थिरांक? उसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के वेग से। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, ये आंखों के लिए शीतल है, ये चमकदार होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये चमकदार रोशनी देते हैं। पीले रंग का पूरक रंग है नीला, हरा, नारंगी या लाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका नीला हो जाएगा। अंतरदर्शी क्या है? इंडोस्कोपी क्या है? या आहार नाल के भीतर देखने के प्रयुक्त ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।